चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने सेशन इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लेना चाहूंगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट के गाइडेंस में जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, जितनी थ्योरी मैं आपको करा रहा हूँ क्लास में, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी हमें पीवाईक्यू सबसे पहले पढ़ने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पर डेली बेसिस पर 2 चीज़ें चेक कीजिए। एक, कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप देखो कितने नए क्वेश्चन मैंने डाले हैं, आप उनके आंसर कीजिए, तो आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो रहा है। दूसरा, फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं और आए सारी देखनी है आपको। अगर आप ये बोलें सर आप इन एमसीक्यू या पीवाईक्यू की पीडीएफ दे सकते हैं, तो देखो, आपको किसी भी एमसीक्यू या पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए हो, या आपको किसी टॉपिक की या किसी चैप्टर की पीडीएफ आपको चाहिए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। किसी को अगर इन दोनों ऑफिशियल चैनल से जुड़ने में दिक्कत हो रही हो, तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, अपने बैच का नाम लिखकर। मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक या चैप्टर चल रहा था लास्ट क्लास में, वो था कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें मैंने आपको रैम और रोम दोनों के बारे में समझा दिया था। आज की क्लास में हम समझेंगे कैशे मेमोरी के बारे में, वर्चुअल मेमोरी के बारे में और रजिस्टर्स के बारे में। फिर ये कंप्यूटर मेमोरी वाला चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं, दैट इज 20 सितंबर 2024, यानी कि 20 सितंबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य चैप्टर चल रहा है बेटा, इसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेमोरी शब्द को हिंदी में वैसे तो स्मृति कहा जाता है, बट हिंदी वाली भाषा में भी अगर मेमोरी शब्द लिख कर देते हैं तो मेमोरी ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, चलिए, तो है ना, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और मेमोरी के बारे में, जिसका नाम है कैशे मेमोरी। हिंदी में भी इसको कैशे मेमोरी ही कहा जाता है। अब सुनिए जरा ध्यान से मेरी बात। मुझे ये बताइए कि लास्ट क्लास में ना मैंने आपको समझाया था रैम के बारे में, और रैम में भी मतलब मैंने डी रैम और एस रैम 2 टाइप बताए थे आपको। और मैंने ये बोला भी था कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर या साधारण कंप्यूटर में डी रैम लगी होती है, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ, प्रॉब्लम तो होती है। उसी की वजह से ना हमें उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। अब चाहे तो उस रिफ्रेश को हम मैनुअली करें, चाहे ऑटोमेटिकली करें, हमें रिफ्रेश करना ही होगा, है ना। ऑटोमेटिकली मतलब पीरियोडिकली रिफ्रेशिंग, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। यानी कि हमें किसी ना किसी तरीके की रिफ्रेशिंग तो वहां पर करनी ही होगी, है ना। तो वो रिफ्रेशिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया कि हम रिफ्रेश करके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देंगे। बट इसको है ना, मतलब ये प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा थी, ये समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। तब उस केस में ना कंप्यूटर इंजीनियर्स ने सोचा कि हम यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिससे इस प्रॉब्लम को और कम से कम किया जा सके। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक और मेमोरी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम है कैशे मेमोरी। उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे सीपीयू रैम के साथ जोड़ा जाएगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले कैशे शब्द का मीनिंग समझ लेते हैं, सुनिए जरा। देखो, कैशे जो शब्द है ना, CACHE, इस शब्द में ING अगर जोड़ दें तो ये बन जाता है कैशिंग। और कैशिंग शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द होता है बेटा होर्डिंग, HOARDING। और होर्डिंग शब्द का अगर हिंदी अनुवाद देखेंगे तो आप, इसका मतलब निकलता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पर है ना, जब भी मतलब यहाँ पर या कहीं पर भी जब भी कैशे शब्द का इस्तेमाल अगर किया जा रहा हो, तो वहाँ मीनिंग यही निकलता है, दैट इज इकट्ठा करना। इकट्ठा करने वाली ही बात आ रही होती है वहाँ पर। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब समझो, या वैसे एक बात बताऊं, होर्डिंग शब्द है ना, ये किस लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? होर्डिंग बेसिकली यूज किया जाता है जनरली एनिमल बिहेवियर के केस में, यानी कि जानवरों के व्यवहार के केस में। बेसिकली होता क्या है कि जानवर होते हैं ना, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा है ना खाना अपने पास इकट्ठा करके रखने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हमने नोटिस किया है कि अगर मान लो सपोज दैट कोई एनिमल है, उसे अगर पानी मिल जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करता है। अगर उसे खाना मिल जाए तो वो भी अपने पास रखने की कोशिश करता है। जैसे ऊँट की हम बात करें, कैमल की, तो आपने देखा होगा कि कैमल रेगिस्तान में रहता है, और रेगिस्तान में उसे पानी आसानी से नहीं मिलता। तो जहाँ उसे पानी आसानी से मिल जाए, वो पानी को खींचना शुरू करता है अपने अंदर। ऐसा हो सकता है कि हजारों सालों पहले
ऊंट के अंदर ऐसा कोई मेथड ही ना होता हो कि वो पानी इकट्ठा करके रख ले, ज़्यादा खींच के रख ले अपने अंदर। बट धीरे धीरे क्रमिक विकास यानी कि ग्रेजुअली डेवलपमेंट में शायद ऐसा हो गया होगा कि ऊंट को जब पानी नहीं मिला रेगिस्तान में, तो उसने पानी को और खींचना शुरू किया, और जब खींचा तो अंदर ही अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी बन गई, यानी इकट्ठा करने की एक कॉन्सेप्ट वहां पर जनरेट हो गया, इकट्ठा करने का। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से आज जब ऊंट रेगिस्तान में पानी पीता है तो वो कई दिनों तक का पानी अपने अंदर खींच के रख लेता है और धीरे धीरे उसे यूटिलाइज करता रहता है अंदर ही अंदर। यानी कई दिनों तक है ना उसे पानी ना मिले तो भी जिंदा रहेगा। हम इंसान नहीं ऐसा कर सकते, अगर हमें ना कई दिनों तक पानी ना मिले तो हम मर ही जाएंगे, पानी चाहिए हमको। तो ये इकट्ठा करना है ना, ये होर्डिंग जो शब्द है, ये बेसिकली एनिमल बिहेवियर के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, बट इसका सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द कैशिंग भी होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कैशिंग का मतलब इकट्ठा करने से ही है। ठीक, अब देखो क्या होता है वो समझाता हूँ। हमारे कंप्यूटर में क्या होता है बेटा, सारा डेटा कहाँ पर स्टोर है, हार्ड डिस्क में। अब ऐसा हो सकता है कि एसएसडी लगी हुई आई हो आपके कंप्यूटर में या आपने लगवाई हो, तो यहाँ एसएसडी भी मान सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। अब हार्ड डिस्क मान लेते हैं यहाँ पर, तो हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ जाता है, पहुंचेगा डी रैम में, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में, है ना। क्योंकि नॉर्मल या साधारण कंप्यूटर में डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ही लगी होती है। फिर ये डाटा पहुंचता है किसमें, सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, इनपुट की फॉर्म में। इसके बाद प्रोसेसिंग होती है और एक आउटपुट जनरेट होता है जो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। यस और नो? यस। यानी यही डायग्राम हम शुरुआत से बनाते हुए आ रहे हैं। इसमें बस इतना चेंज कर दिया हमने, पहले हम यहाँ रैम लिखते थे, बट अब हमें जब से पता चला है कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में डी रैम लगी होती है तो हमने यहाँ डी रैम लिख दिया। अब हमें ये पता है कि रैम में ना प्रॉब्लम होती है ना, मतलब इस डी रैम में प्रॉब्लम होती है। कौन सी प्रॉब्लम? वही वाली लीकेज वाली, क्योंकि डी रैम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे आधारित है, कैपेसिटर पर। कैपेसिटर से है ना वो डाटा या सिग्नल लीक कर जाता है, तो लीक की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी प्रॉब्लम के कंपेंसेशन के लिए एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पेंसेशन, या कंपेंसेशन कह दीजिए। इसको हिंदी में कहा जाता है क्षतिपूर्ति, और प्रॉपर हिंदी में आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं नुकसान की भरपाई। इसके लिए क्या किया गया, कंप्यूटर इंजीनियर्स ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने एक काम किया, जैसे ये तो है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, ठीक है, और यहां उन्होंने लगा दी रैम, जैसे कि पहले लगी हुई थी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डी रैम के बाद है ना उन्होंने एक मेमोरी यहां पर और जोड़ दी जिसका नाम है कैशे मेमोरी, ठीक है। और कैशे मेमोरी के बाद फिर यहां पर लगा दिया सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट की फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और फिर जाके आउटपुट जनरेट करेगा जो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए कि अब सीपीयू डाटा जो उठाता है वो कैशे मेमोरी से उठाता है रैम की जगह, जैसे पहले रैम से डाटा ले रहा था या उठा रहा था, तो क्या आप कैशे मेमोरी से उठाएगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, हार्ड डिस्क से जो डाटा आ रहा है वो रैम में ही आएगा सबसे पहले। अब रैम से डाटा कहाँ जाता है, सीपीयू में। या फिर इस बात को ये भी तो कह सकते हैं कि सीपीयू डाटा उठाता है रैम से, बताइए। इस बात को ये भी तो कहा जा सकता है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ देखो रैम से डाटा सीपीयू में आ रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सीपीयू डाटा उठाता है रैम से। हाँ, बोल सकता हूँ। तो इसको ऐसे समझिए कि सीपीयू ने मान लीजिए किसी डाटा की डिमांड की रैम से कि भैया मुझे ये वाला डाटा दे दो, तो रैम ही तो डाटा देती है सीपीयू को, ठीक है। अब सपोज दैट कि वो डाटा रैम के पास नहीं है, तब क्या हो, तो ऐसे तो सीपीयू के कार्य करने की जो क्षमता है वो इफेक्ट कर जाएगी, सीपीयू खाली बैठा रहेगा। और सीपीयू को खाली नहीं बैठाना हमें। सीपीयू समझ लीजिए कि एक ऐसा मजदूर है जिसको हमें ना खाली बैठना ही नहीं देना चाहते हैं। होता है ना हमारे घरों में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर कि जो मजदूर होता है ना उनको एक मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठने देते, हमेशा बोलते रहते चल भाई चल काम कर भाई। ऐसा एक ह्यूमन टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है ना भाई। वो भी मजदूर है, इंसान है, थक जाता है भाई वो भी करते करते, तो बीच बीच में मजदूर क्या करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। बट वो रेस्ट अगर 1-2 मिनट का तो ठीक है, बट थोड़ा सा ज्यादा ले लें तो फिर है ना सभी वहाँ जो कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले लोग होते हैं वो फिर टोकना शुरू कर देंगे, चल भाई चल काम कर, काम करने के पैसे थोड़ी वो रेस्ट करने के पैसे थोड़ी दे रहे तेरे को। ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से समझ लो कि ये सीपीयू भी हमारा एक ऐसा ही मजदूर है जिसे हमें खाली बैठने नहीं देना, इसके पास हमेशा डाटा होना चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी कि आउटपुट बनाने के लिए। तो सपोज दैट कि अगर सीपीयू ने डाटा की डिमांड की रैम से और वो डाटा रैम में नहीं है, वो लीकेज हो गया, अब क्या करें? तब फिर क्या किया गया, कंप्यूटर इंजीनियर्स ने ये सोचा एक काम करते हैं, अगर इनकेस कोई डाटा है ना रैम के अंदर से लीक करने वाला है या हटने वाला है, उससे पहले ही उसी डाटा की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर है ना कैशे मेमोरी में रख लेंगे। यानी कि इसके डाटा की एक डुप्लीकेट वैल्यू, मैं नीचे लिख देता हूं, डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है, ऑफ डाटा। यानी रैम के अंदर जो डाटा है ना उसकी एक डुप्लीकेट वैल्यू बनाकर या डुप्लीकेट कॉपी कह दीजिए, वो है ना यहाँ पर कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर करा दी जाएगी। और अब अगर डाटा लीक हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो सुनिए, अगर सीपीयू को किसी डाटा की आवश्यकता है और वो रैम में डाटा ढूंढने गया या लेने गया और उसे वहां नहीं मिला, तो फिर सीपीयू है ना ढूंढना शुरू करता है या मांगना शुरू करता है कैशे मेमोरी से। और कैशे मेमोरी में 100% चांस है कि वो डाटा मिल ही जाएगा। इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है कि कैशे मेमोरी हिट हो जाती है हमेशा,
कैशे मेमोरी का हिट हो जाना ये कोई मूवी या पिक्चर का हिट हो जाने वाली बात नहीं है कि मूवी ज़्यादा चल रही है, वो वाला हिट जो शब्द होता है ना, या किसी को मारना वो हिट करना बोल देता है। यहाँ हिट का मतलब ये है बेसिकली, ठीक है, यहाँ हिट शब्द का बेसिकली मतलब होता है कि जिस डाटा की आवश्यकता सीपीयू को है अभी इस समय, वो डाटा अगर रैम में ना मिले तो वो कैशे मेमोरी में जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए कह दिया जाता है कैशे मेमोरी हमेशा हिट हो जाती है। अब समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर किसी डाटा को हमें रैम में, किसी डाटा की आवश्यकता हमें है रैम से और वो लीक होने वाला है, तो हमने क्या कर लिया, उसकी एक डुप्लीकेट वैल्यू बनाकर कैशे मेमोरी में रख लिया ताकि सीपीयू को वो वैल्यू मिल जाए। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताओ सीपीयू डायरेक्टली डेटा कहां से उठाता है, तो इसका आंसर हमेशा दिमाग में रखना है रैम रैम रैम। बट अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो कि सीपीयू डाटा रैम से उठा रहा है और उसे ना मिले तो फिर कहां मिलेगा वो, तो फिर वो कैशे मेमोरी आंसर होगा, ठीक है ना। या फिर अगर कभी ऐसा हो कि सीपीयू डाटा कहां से उठाता है और ऐसा लिखा ही नहीं है कि रैम रैम का नाम ऑप्शन में या क्वेश्चन में रैम का जिक्र ही नहीं है, तब फिर है ना ऑप्शन में कैशे मेमोरी दे सकते हैं, क्योंकि सीपीयू डाटा कैशे से भी तो उठाता ही है ना। समझे नहीं? मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर कभी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन बीते कुछ समय पहले हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के पेपर में पूछा गया है, वहां ये पूछा गया कि सीपीयू डेटा कहां से उठाता है। अब किसी भी मतलब ऑप्शन में या क्वेश्चन की लैंग्वेज में ना कहीं पे भी रैम नहीं लिखा था, तो रैम का जिक्र नहीं हो रहा मतलब, तो फिर उन्होंने कैशे मेमोरी को सही आंसर माना या बताया, क्योंकि सीपीयू कैशे से भी तो उठा ही रहा है ना, ठीक है ना। वो तबे जब रैम का जिक्र ही ना हो, वरना सीधी सी बात ध्यान रखो, कैश सीपीयू को डाटा चाहिए तो रैम से उठाएगा, और रैम में ना मिले तो फिर कैशे मेमोरी से उठाकर अपना काम करता रहता है। समझ में आ गई बात? तो ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए। बाकी देखो चंदन, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, आप एसएमटीपी प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे हैं, बट आपको आपको मेरी आदत पता ही है, क्लास के बीच में ना मैं ये टॉपिक डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप एसएमटीपी प्रोटोकॉल के बारे में ना मेरे से पूछ लेना क्लास के लास्ट में। अभी तो रैम या मेमोरी वगैरह के बारे में पूछिए, कैशे मेमोरी के डाउट पूछिए जो आ रहे हो दिमाग में, क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास के बीच में ना जनरल डिस्कशन करना, जनरल टॉपिक डिस्कशन करना, वो एक क्लास को डाउट क्लास बना देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। इस क्लास में जो 9,999 बच्चे बाकी हैं चंदन के अलावा, उनको फिर बुरा लगता है कि क्लास में कभी भी कोई भी टॉपिक डिस्कस होना शुरू हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना हमको। एक बच्चे का डाउट और आया, सर ऑप्शन में अगर रैम ना हो तो डी रैम पर टिक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर रैम की जगह डी रैम भी ऑप्शन में लिखा हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो डी रैम की चल रही है ना। रैम तो एक कॉमन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, वरना तो हमें साफ साफ पता है कि नॉर्मल अगर कंप्यूटर है हमारा तो उसमें डी रैम ही लगी होती है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर कैशे मेमोरी का। तो देखो बेटा, एक सबसे पहला पॉइंट तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, कैशे मेमोरी इन कंप्यूटर। कैशे मेमोरी इन कंप्यूटर लिख लीजिए या कंप्यूटिंग लिख लीजिए। कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके का कोई कंप्यूटर सिस्टम, उसमें है ना कैशे मेमोरी लगा रखी है, तो वो यही वाला कॉन्सेप्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पर कैशे मेमोरी को लेकर दो तीन पॉइंट पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये पूछ लेते हैं कि बताओ क्लोजेस्ट मेमोरी ऑफ सीपीयू, क्लोजेस्ट मेमोरी ऑफ सीपीयू कौन होता है, यानी कि हिंदी में कहा जाएगा सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी, सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कैशे मेमोरी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायग्राम सीपीयू के सबसे पास कौन सी मेमोरी लगी हुई है? कैशे मेमोरी लगी हुई है। अगला पॉइंट, सीपीयू एंड रैम के बीच की मेमोरी, सीपीयू एंड रैम के बीच मेमोरी बताइए कौन सी है? द बिटवीन मेमोरी सीपीयू एंड रैम। तो आंसर हो जाएगा कैशे मेमोरी, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हमें पता है सीपीयू और रैम के बीच में कैशे मेमोरी लगी हुई है। और एक तीसरा पॉइंट और आता है जो कैशे मेमोरी के लिए पूछा जाता है, वो क्या है? कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। हिंदी में लिख लीजिए, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी होती है? इसी को कैशे मेमोरी के नाम से बोला जाता है। अब क्यों कैशे मेमोरी को है ना सबसे तेज मेमोरी कहा जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले तो आप नोट करिए इन तीनों पॉइंट को, और कोई डाउट है तो पूछिए। एक बच्चे का डाउट आया, सर एस रैम पर नहीं चलेगा। देखिए एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पर ये आंसर नहीं चलेगा, क्योंकि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं रिफ्रेशिंग का। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। यानी ये कैशे मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं वो तभी तो लेके आए ना, जब मैंने यहाँ लिखा है कि डी रैम प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसके कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति के लिए ही तो हमने कैशे मेमोरी लगाई है। बट क्या एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है? नहीं। तो जब प्रॉब्लम क्रिएट करती नहीं है तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वाले कंप्यूटर में कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। वैसे मैं ओवरऑल आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर चाहे तो आप नोट करके रख लीजिए या लिख लीजिए, साइड में कहीं नोट कर लेना।
कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली कैशे मेमोरी का ही कॉन्सेप्ट होता है। अब आप बोलेंगे मतलब वही है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बनाने के पीछे किन दो चीज़ों का हाथ है, एक तो फ्लिप फ्लॉप्स का और एक ट्रांजिस्टर्स का। तो वही कैशे मेमोरी में होता है, यानी फ्लिप फ्लॉप्स और ट्रांजिस्टर्स। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आएगा कि सर अगर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का कॉन्सेप्ट कैशे मेमोरी के बराबर ही होता है, सेम ही होता है, और यहाँ पर भी हम कैशे मेमोरी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो फिर पूरी कैशे मेमोरी या फिर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों नहीं लगा देते यहाँ पर? फिर यहाँ पर पूरी कैशे मेमोरी या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों में से कोई भी नाम ले लो, वो पूरी क्यों लगा नहीं देते? डीरैम को हटा दो यहाँ से, है ना? तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? बट उससे ओवरऑल कंप्यूटर की जो कॉस्ट है ना, वो बढ़ जाएगी। ये उसी तरीके से समझ लो कि जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, होटल में आप रुकने के लिए गए एक रात के लिए, और पता चला कि होटल के रिसेप्शन पर जाकर आपको बताया गया कि इस होटल में एक कमरा 4,000 रुपये एक दिन के लिए मिलेगा, और एक रूम या कमरा आपको 8,000 रुपये पर नाइट के लिए मिलेगा। यानी एक रूम तो 4,000 का है और एक रूम 8,000 का है। तो अब आप उससे ये कह रहे हो कि 8,000 वाले रूम में तुम क्या दे रहे हो? तो उसने बताना शुरू किया कि भैया ये फैसिलिटी है, ये भी चीज मिलेगी, वो भी चीज मिलेगी। तब आप उससे ये कह रहे हो कि 8,000 रुपये वाले रूम में जितनी फैसिलिटी आप दे रहे हो ना, वो सब 4,000 वाले में दे दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? वो कहेगा कैसे दे देंगे सर, आपको इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं तो 8,000 रुपये उसी बात की तो है। आपको कम फैसिलिटी चाहिए, न के बराबर चाहिए, तो आप 4,000 रुपये खर्च करो। समझे या नहीं? यानी अगर आपको कंप्यूटर चाहिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वाले, तो आप पैसे खर्च करो ना, मना कौन कर रहा है? महंगे कंप्यूटर खरीदिए। बट कंप्यूटर निर्माता कंपनियों को ये पता है कि महंगे से महंगे कंप्यूटर अगर मार्केट में होंगे तो उन्हें कमर्शलाइज बनाना इतना आसान नहीं होगा। यानी एक आम आदमी की पहुंच से ऊपर निकल जाएगा बजट। आप खुद ही सोच के देखिए कि अपने घर में अगर कभी भी कंप्यूटर खरीदने की जब बात करते हो आप, और आप बोल के देखना कभी कि पापा मेरे को 1-1.5 लाख रुपए दे दो, क्या करना है? कंप्यूटर खरीद के लेके आऊंगा। 10 बार सोचेंगे वो, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो। बट अगर इसी जगह आप बोलेंगे पापा 20-25 हज़ार रुपए की जरूरत पड़ रही है, कंप्यूटर खरीदना है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, है ना, पढ़ाई के लिए भी जरूरी है और इंटरनेट भी चलाना है, तो ये जरूर है, तो पिताजी ज्यादा नहीं सोचेंगे, बोलेंगे चलो ठीक है, कुछ दिनों बाद हम ले लेंगे फिर, या उनके पास बजट होगा तो तभी के तभी दे देंगे, है नहीं? तो एक कॉमर्शियल कंप्यूटर अगर आप खरीदने जा रहे हैं, यानी कि मार्केट में मिलने वाला आम नॉर्मल कंप्यूटर, तो उसकी प्राइसिंग ऐसी रखनी पड़ेगी आपको कि एक आम आदमी नॉर्मली मतलब खरीद पाए उसको। तो उसी हिसाब से ना क्या लगाने पड़ेंगे आपको? कंप्यूटर हार्डवेयर लगाने पड़ेंगे उसमें। वरना तो अभी मैं कुछ दिनों पहले मार्केट गया था, वहां पर मैंने डेल कंपनी का एक गेमिंग लैपटॉप देखा था, 4 लाख रुपए का था। तो क्या 4 लाख रुपए वाले कंप्यूटर में वो 30-40 हज़ार रुपए वाले कंप्यूटर की सारी चीजें होंगी? या ऐसे बोलिए कि 30-40 हज़ार रुपए वाले कंप्यूटर में 4 लाख रुपए वाले कंप्यूटर की सारी चीजें होंगी? नहीं, अंतर होगा ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि एस रैम पे ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीपीयू डायरेक्टली डेटा कहाँ से उठाता है, तो आंसर होगा रैम, कॉमन आंसर है। और रैम में भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जब ये पूछा जाए कि डी रैम में डाटा ना मिले तो कहाँ मिलेगा, तो फिर कैशे मेमोरी मिलेगा, ठीक है? और जब ये पूछा जाए कि सीपीयू डाटा कहाँ से उठाता है और रैम का कहीं भी कोई जिक्र ना हो, तो फिर कैशे मेमोरी को भी टिक कर सकते हैं, ठीक? अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर में कैशे मेमोरी को सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्यों कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कैशे मेमोरी के लिए। देखो, किसी भी मेमोरी का फास्ट होना एक टर्म पर, एक टाइम पर निर्भर करता है, और उस टाइम का नाम होता है बेटा एसएस मेमोरी, एसएस टाइम। ये नोट कर लीजिए, ACCESS, एसएस टाइम। लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, नहीं तो सुन लीजिए केवल, ठीक है? एसएस टाइम क्या चीज होती है? एसएस टाइम होती है द टाइम टेकन बाय मेमोरी टू अवेलेबल डेटा फॉर सीपीयू। फिर से सुनिए, द टाइम टेकन बाय मेमोरी टू अवेलेबल डेटा फॉर सीपीयू। यानी कि सीपीयू तक डाटा पहुंचाने में किसी मेमोरी के द्वारा लिया गया समय उस मेमोरी का एसएस टाइम कहलाता है। और यह ध्यान रखिएगा कि जिस मेमोरी का एसएस टाइम सबसे कम होगा, वही मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी कहलाएगी। बट ऐसा क्यों? मतलब एक चीज कम है और दूसरे तरीके से उसे फिर फास्ट कहा जा रहा है। चलिए मैं समझाता हूं। देखो, सपोज दैट कि एक ऑफलाइन क्लास चल रही है, मैं खड़ा हुआ हूं सामने और बच्चे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है? अब मैं आया क्लास में और खड़ा हुआ हूं और मैंने बच्चों से ये कहा कि बच्चों, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, जो बताया था, वो सब याद है? कि हाँ सर याद है। तो ठीक है, फिर मैं आपसे है ना क्वेश्चन पूछूंगा और देखते हैं कि कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। बट मैंने ये भी बोल दिया साथ में कि जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा क्वेश्चन का, उसे हम क्लास का टॉपर और सबसे तेज बच्चा, सबसे फास्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास भी बोलेंगे। तो सारे बच्चे बोले हाँ जी सर, हम आप क्वेश्चन दो। तो मैंने जैसे ही क्वेश्चन पुटअप किया, सारे बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए, और एक बच्चे का अचानक से हाथ निकल के आया, यस सर। मैंने कहा बोलो हाँ क्या आंसर है? उसने बोला सर ये आंसर होगा। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने बोला वेरी गुड, और मैंने ये भी बोल दिया कि यू आर द टॉपर और फास्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि तुम क्लास के सबसे तेज बच्चे हो। अब सुनना, इस बात का क्या मीनिंग निकला? इस बात का ये मीनिंग निकला बेटा
कि उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे कम समय लगाया होगा ना, तभी तो जल्दी आंसर दिया होगा। तो अब कुछ देर के लिए मेरे को तो मान लो, यानी टीचर को मान लो सीपीयू, और सामने जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं टीचर के, उन सभी को मान लो मेमोरीज, यानी वो अलग अलग तरीके की मेमोरी है। और सभी मेमोरी का एक ही उद्देश्य होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीपीयू तक डाटा पहुंचे। अब जिस मेमोरी ने सीपीयू को सबसे कम समय लेकर डाटा पहुंचाया होगा, वही तो फास्ट कहलाएगी। बताओ, जो बच्चे ने सबसे कम समय लेकर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दिया होगा, तभी तो टीचर ने उसको फास्ट बोला। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी मेमोरी का फास्ट होना वो उसके एसएस टाइम पर निर्भर करता है, और अगर ये एसएस टाइम सबसे कम है तो वो मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? तो यहाँ जितनी भी मेमोरी है सबका एक ही काम है। हार्ड डिस्क का भी एक ही पर्पस है कि डाटा सीपीयू तक पहुंच जाए, रैम का भी एक पर्पस है कि डाटा सीपीयू तक पहुंच जाए, कैशे का भी एक ही पर्पस है कि डाटा सीपीयू तक पहुंच जाए। अब कुछ मेमोरी तो डायरेक्टली डाटा भेज सकती है, जैसे कि कैशे डायरेक्टली डाटा सीपीयू को दे रही है या रैम दे सकती है, पर हार्ड डिस्क डायरेक्टली डाटा सीपीयू को नहीं दे सकती। तो कुछ मेमोरी डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली डाटा भेज रही हैं, जैसे कि रैम सीपीयू और कैशे तो डायरेक्टली भेज सकते हैं, और हार्ड डिस्क इनडायरेक्टली भेजती है, मतलब रैम और कैशे इनके थ्रू। सही है ना? बट सभी का उद्देश्य तो सेम ही है ना, कि सीपीयू तक डाटा पहुंच जाए। तो हम अगर ओवरऑल टाइम कंसीडर करें, जैसे हम ये सोचें कि अगर डाटा कैशे में है तो कैशे से सीपीयू में पहुंचने में कितना समय लगा होगा, अगर डाटा रैम में है तो रैम से सीपीयू में पहुंचने में कितना समय लगा होगा, अगर डाटा हार्ड डिस्क में है तो हार्ड डिस्क से सीपीयू में पहुंचने में कितना समय लगा होगा, ये सबके अलग अलग टाइम काउंट कर लो। तो जिस मेमोरी का टाइम सबसे कम आ रहा होगा, उसी मेमोरी को हम फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से बोलेंगे, और ये टाइम सबसे कम आ रहा होता है कैशे मेमोरी का। तो इसलिए कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। नोट कर लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए। एक बच्चे ने लिखा सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए एसएस मेमोरी। देखो वैसे तो है ना, ये सब चीज़ें आपको मेरी जो पीडीएफ है उसमें लिखी हुई मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, कंप्यूटर मेमोरी के नाम से है, उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, क्लास नोट्स, अभी मैंने एक पीडीएफ और डाली है अपने यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल पर, वो पूरी क्लास नोट्स की पीडीएफ है जो एक बच्चे ने लिखी है अपनी हैंड राइटिंग में, वो भी मैंने डाली है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या जो मैं क्लास पीडीएफ आपको बना के देता हूँ उसमें भी ये सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी एज इट इज़। और खुद से नोट्स बना रहे हो तो सुन लो एक बार और। मैंने बोला था एसएस टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बाय मेमोरी टू अवेलेबल डेटा फॉर सीपीयू, यानी कि किसी भी मेमोरी का सीपीयू तक डाटा उपलब्ध कराने में लगाया गया समय उस मेमोरी का एसएस टाइम कहलाता है। और जिस मेमोरी का एसएस टाइम सबसे कम होगा वो मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहलाएगी। बताओ बच्चा, समझ में आ गई या नहीं? कहानी समझ में आई? ठीक है जी, तो ये है कॉन्सेप्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर कैशे मेमोरी का, जो मैंने अभी आपको समझाया। बट देखो, इसके अलावा है ना, दो जगह हमें कैशे शब्द और भी देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने यहां पर ये लिखवाया था, कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग शब्द इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि देखो जैसे हमारा स्मार्टफोन है वो भी तो एक कंप्यूटर जैसा ही है, तो चाहे तो स्मार्टफोन की बात हो, चाहे हमारे कंप्यूटर की बात हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर की, लैपटॉप की, टैबलेट की, इन सभी की अगर हम बात करेंगे तो वहां अगर कैशे मेमोरी है तो उन सबका कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आता है कैशे, अब यहाँ मेमोरी नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ कैशे इन स्मार्टफोन। मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्मार्टफोन के अंदर एक कैशे शब्द लिखा हुआ देखा है और वहां लिखा हुआ है कि इसमें इतना डाटा है तो उसको आपने डिलीट कर दिया हो। चलो थोड़ी सी हिंट देता हूँ, आपने ना नोटिस किया होगा कि हमारे फ़ोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर, जब आप फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं, फाइल मैनेजर नाम का एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको कैशे शब्द लिखा हुआ मिलेगा, और उसमें लिखा होता है कि इतना डाटा स्टोर है, जैसे 250 मेगाबाइट का डाटा स्टोर है, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं तो एक मैसेज भी आता है कि 250 मेगाबाइट मेमोरी स्पेस फ्री हो गया है। तो फ़ोन के अंदर जो कैशे शब्द हमें लिखा हुआ मिल जाए वो क्या चीज़ है? तो आंसर है वो एक स्पेस होता है जहां पर रेजिडुअल्स यानी कि टेम्पररी फाइलों को स्टोर किया जाता है। तो ये नोट कर लीजिए, इट इज ए स्पेस, इट इज ए स्पेस फॉर रेजिडुअल्स। रेजिडुअल का मतलब होता है टेम्पररी फाइलें, यानी कि अस्थाई फाइल्स। हिंदी में लिख लो, यह अस्थाई फाइलों का स्पेस होता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? समझाता हूँ। पहली बात तो रेजिडुअल और टेम्पररी फाइलें क्या होती हैं, कैसे आती हैं, समझाता हूँ। आप अपने स्मार्टफोन के अंदर जब भी कभी कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, जैसे आपने अपने स्मार्टफोन के अंदर मान लो जैसे करियर एप्लीकेशन है यही इंस्टॉल की होगी,
या फिर है ना कोई और भी एप्लीकेशन जो आपको नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। तो जब आप कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हैं अपने स्मार्टफोन में, तो इनकी है ना कुछ सपोर्टेबल फाइल्स होती हैं। वो सपोर्टेबल फाइल केवल इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही यूज हो रही होती हैं, फिर इसके बाद वो मेन एप्लीकेशन से अलग हो जाती हैं और पहुंच जाती हैं रेजिडुअल वाले फोल्डर के अंदर या टेम्पररी फाइल वाले फोल्डर के अंदर, जिसको कैशे के नाम से देखा जा रहा होता है। कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, कंप्यूटर में भी है ना कुछ सपोर्टेबल फाइल्स होती हैं जिनकी जरूरत ना पड़े, तो वो फिर टेम्पररी फोल्डर के नाम से एक फोल्डर होता है कंप्यूटर में, टेम्प बोलते हैं बेसिकली, TEMP, टेम्प, और टेम्प का पूरा नाम है टेम्पररी। तो उस फोल्डर में जाके वो फाइलें इकट्ठी होती रहती हैं, और जब इकट्ठी हो रही हैं तो मेमोरी स्पेस तो घेरेंगे ही, मेमोरी के अंदर ही तो होंगी ये सारी फाइलें। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि उन टेम्पररी फाइलों को डिलीट भी कर सकते हो, और डिलीट कर दोगे तो अच्छी बात है, जगह मिल जाएगी आपको मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। जिसकी जरूरत नहीं है उसे डिलीट कर दो। तो इसी तरीके से ना हमारे स्मार्टफोन के अंदर भी जब एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती हैं तो कई सारी टेम्पररी फाइलें इकट्ठी होती हैं, और वो एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं, कैशे वाली जगह पर। तो यहाँ फिर से मतलब आ रहा है ना इकट्ठा होना किसका, रेजिडुअल या टेम्पररी फाइलों का। अगर आप इस एग्जाम्पल को नहीं समझ पा रहे तो आप है ना ऐसे समझ लो, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज दैट आपके घर में ना कोई टीवी आई है, तो टीवी किसी ना किसी थर्माकोल की शीट में और उसके ऊपर लगे हुए कार्टन में रखी हुई आई होगी, और जब आप उस टीवी को थर्माकोल की शीट से हटाकर, कार्टन से हटाकर दीवार पर लगा देते हैं, यानी एलईडी टीवी की बात कर रहा हूँ, आजकल एलईडी टीवी ही लोगों के घरों में ज्यादातर मिलती है। तो वो जो थर्माकोल की शीट और जो कार्टन ऊपर लगा हुआ है वो क्या किया आपने उसका, तो आप बोलेंगे सर उसको तो हमने फेंक दिया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं, क्योंकि दिवाली आएगी, दिवाली पर रद्दी बेचेंगे तो उसमें उन्हें भी बेच देंगे। थर्माकोल की शीट तो शायद नहीं बिकती है, पर वो कार्टन जो होता है वो बिक जाता है, वो उसके पैसे मिल जाते हैं, तो उसे बेच देंगे, उस समय पे कुछ पैसे भी आएंगे, तो कुछ लोग रखे रहते हैं उसको, है ना। पर जब दिवाली आती है तब भी तो उसे हटा ही देते हो ना वहां से, स्टोर रूम में से, तो हटाने का मतलब डिलीट कर देना। तो वो टेम्पररी चीजें ही तो हैं, बट किस लिए सहायक थी वो, सपोर्ट करने के लिए, जब एलईडी टीवी मार्केट से आपके घर तक आ रही थी। क्योंकि पता है कि अगर वो एलईडी टीवी नॉर्मली ऐसे ही उठा के दे दी जाए आपको बिना किसी कवर के, कार्टन के, थर्माकोल की शीट के, तो रास्ते में ले जाते समय उसमें कोई भी टूट फूट हो सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए वो केवल घर तक आने तक सपोर्ट के लिए थी वो, और जैसे ही घर पर आ गई एलईडी टीवी को निकाला, उन सपोर्ट को हटा दीजिए। उसी तरीके से समझ लो एप्लीकेशंस के साथ होता है, तो उनकी टेम्पररी फाइलें भी होती हैं, उनकी बाद में कोई जरूरत नहीं होती। तो ये ध्यान रखना कि कैशे स्मार्टफोन के अंदर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मीनिंग ये होता है। बाकी एक बात और बता दूं कि हर एक एप्लीकेशन का अपना कैशे भी अलग अलग होता है। जैसे करेबल एप्लीकेशन अगर आप अपने स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं ना, तो इसका भी अपना एक कैशे अलग से बना होगा। कैसे देखेंगे आप एप्लीकेशन, जब आप है ना क्लास नहीं ले रहे हो, तो एप्लीकेशन का फोन में आइकन दिख रहा होगा आपको, उस पर आप टैप करके रखना, अंगूठे को या उंगली को दबा के रखना, तो अपने आप से कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो उसी में एक ऑप्शन आएगा डिटेल्स का। डिटेल में जब आप जाएंगे तो एक स्क्रीन खुलेगी आपके सामने, जिसमें नीचे की तरफ लिखा होगा कैशे, और देखना उसमें कितना डाटा पड़ा हुआ है। तो उसमें कुछ फाइलें वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ होगा कि मतलब 100 मेगाबाइट की फाइलें हैं, तो आप चाहें तो उनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन और आता है क्लियर डाटा, डाटा का भी ऑप्शन होता है वहां पर अगर आपने क्लियर डाटा का ऑप्शन उसको भी क्लियर कर दिया है, डिलीट कर दिया, तब कैरेबल एप्लीकेशन में आपने जितने भी कोई भी डाटा अगर स्टोर कर रखा होगा तो वो भी हट जाता है। जैसे कि कैरेबल एप्लीकेशन को है ना आप लॉगिन करते हैं ना आईडी पासवर्ड डाल के, तो एक बार आईडी पासवर्ड डाल दो, फिर हर बार आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ता, तो वो डाटा आपका स्टोर होता है उस डाटा वाली जगह में। समझ में आ गया ना। किसी भी एप्लीकेशन को टैप करके उसकी डिटेल में जाएंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कैशे का और डाटा का, तो डाटा में आपके वो आईडी पासवर्ड वगैरह सेव रहते हैं। अगर आपने उसे भी डिलीट कर दिया तो फिर आपको दोबारा से आईडी पासवर्ड डालनी पड़ेगी एप्लीकेशन के अंदर। बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। एक कैशे और मैं बताता हूं आपको, जिसको वेब कैशे के नाम से बोला जाता है। वेब कैशे हिंदी में भी है ना, इसको वेब कैशे ही कहा जाएगा, ऐसा नोट कर लीजिए। और ये ध्यान रखना कि ये वेब कैशे होता है इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर तो पता ही है ना आपको, अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो आपको किसी ना किसी वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, ये सभी है ना वेब ब्राउजर के नाम है जिनमें आप वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं वेब ब्राउजर के अंदर है ना एक ऑप्शन होता है वेब कैशे का। ये क्या स्टोर करता है, ये बेसिकली आपको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना, सपोज दैट फेसबुक की वेबसाइट आपने ओपन की अपने कंप्यूटर में, तो फेसबुक की वेबसाइट का जो डाटा है ना वो आता है फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर से, वो कहाँ पर है, अमेरिका में। तो इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक के सर्वर का डाटा आपके कंप्यूटर में आता है। अब सपोज दैट कि कोई डाटा ऐसा है जो हर बार रिपीट होना हो, तो उसे रिपीट करने में टाइम क्यों खराब कर रहे हो, उसे रिपीट करने में टाइम क्यों खराब कर रहे हो। जैसे मान लो फेसबुक के सर्वर से कोई डाटा आ रहा है, और वो डाटा मान लो 5 डाटा है, 5 डाटा है जो आ रहे हैं, ठीक है जी। अब उन 5 में से 2 डेटा या डाटा ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, हर बार 3 बदल जाते हैं। तो जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें बार बार क्यों भेज रहे हो भाई, टाइम ही तो खराब कर रहे होगे। तो उसे यहां पर इकट्ठा करके रख लो ना वेब कैशे के अंदर, समझे नहीं, बताओ।
अरे चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था। आज पहले दिन है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू हुआ है घर बनाने का। वहां पर है ना कुछ मजदूर मिस्त्री आए थे जो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आए हैं। बड़ी बड़ी मशीनें भी लेके आए हैं जो कंक्रीट बनाने का काम करती हैं, जिसमें आपने देखा एक गोल गोल मशीन घूमती रहती है कंस्ट्रक्शन साइट पर, जो कंक्रीट बनाती है। उसमें गिट्टी बालू बजरपुट सीमेंट डाल देते हैं और वो घूमता रहता है, फिर वो कंक्रीट तैयार हो जाता है, उससे फिर आप घर बनाते हैं वो लोग। तो इस तरीके की काफी सारी मशीनें सामान है ना कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले दिन लाया जाता है। बट शाम को जब वो मजदूर जा रहे होते हैं अपने घर पर, तो सारे सामान को नहीं ले जाते हैं जो वो लाए थे आज। उनमें से कुछ ही छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट वो अपने साथ ले जाएंगे, बाकी सारे सामान को छोड़ देते हैं और क्या बोलते हैं, कल भी तो हमें यहीं आना है, इसी सामान से काम करना है। अगर आज हम इस सामान को पूरे को लेके जाएंगे तो फिर दोबारा कल लेके आना पड़ेगा। तो बार बार रिपीट होगा या नहीं, और रिपीट करेंगे तो टाइम तो खराब होगा। अगर सामान भारी भारी सामान को इधर से उधर ले जाएंगे लाएंगे ले जाएंगे तो वो बहुत सारे सामान को वहीं छोड़ देता है जो रिपीट होना होता है ना, जिसको बार बार जरूरत पड़ेगी तो उसे यहीं छोड़ दो। ठीक है, तो उसी तरीके से आप मान लीजिए कि सर्वर कंप्यूटर के द्वारा भी कुछ फाइल कुछ डेटा ऐसा जरूर होता है जो हमें बार बार रिपीट, या हमारे कंप्यूटर में बार बार रिपीट होगा। तो उसे बार बार रिपीट करने के टाइम लगने में जो टाइम लग रहा है, उससे बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए वेब कैशे में स्टोर करा दिया जाता है। इस वेब कैशे को हम डिलीट कर सकते हैं, हाँ इसको भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर दोबारा जब कोई वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो उसका जो रिपीटेड डाटा है वो फिर से दोबारा स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या फिर दिमाग में रखिए कि सर्वर कंप्यूटर के द्वारा भेजा जाने वाला या रिपीटेड भेजा जाने वाले डाटा को एक बार में ही वेब कैशे में स्टोर करा दिया जाता है। बताइए जी, बात समझ में आ गया नहीं? तो ये था भाई कैशे मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप बोलेंगे कि सर ये बताइए कि आपने जब ये मेमोरी चैप्टर स्टार्ट किया था तब कैशे मेमोरी के बारे में ये बताया था कि कैशे मेमोरी के केस में L1 L2 L3 तीन कैशे होते हैं, उनका क्या फंडा है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि ये है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से जब डाटा पहुंचता है आगे रैम में, तो हमें पता चला कि रैम लगी हुई है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम। फिर इस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से जब डाटा आगे पहुंचता है तो बेटा वो कैशे मेमोरी में पहुंचता है, बट L3 कैशे मेमोरी में। ये बेसिकली तीन अलग अलग आईसी चिप होती है, मतलब L3 है ना, तो तीसरे नंबर की जो कैशे मेमोरी है वो एक आईसी चिप होती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी हुई है। तो डी रैम इसको डाटा भेजती है, फिर ये डाटा भेजती है आगे L2 कैशे मेमोरी में, जो कि एक आईसी चिप के रूप में होता है, मदरबोर्ड पे लगा होता है। फिर ये L2 किसको भेजेगी, आप बोलेंगे सर L1 में। तो L1 बेसिकली कैशे मेमोरी कहाँ होती है पता है, यहाँ सीपीयू के अंदर। आप बोलेंगे सर सीपीयू के तो तीन पार्ट होते हैं, दैट इज ALU, CU और MU, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ये एक चौथा पार्ट है, नहीं चौथा पार्ट नहीं बोलेंगे इसको। हमेशा कभी भी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सीपीयू के टोटल कितने पार्ट होते हैं, तो आंसर है तीन ही होते हैं शुरुआत से लेकर। बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर किया जाए, तकनीकी रूप से चीज़ों को बेहतर बनाया जा रहा है, तो उसमें आप कोई भी चेंज या बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद है मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में ये बताया था कि सीपीयू के तीसरे भाग यानी कि मेमोरी यूनिट में टोटल 7 रजिस्टर्स होते हैं, बताया था। बट आज के समय जो सीपीयू बनाए जा रहे हैं उनमें सीपीयू बनाने वाली कंपनियां और भी रजिस्टर्स ऐड करके दे रही हैं, जिनको जीपीआर कहा जाता है, जनरल पर्पज रजिस्टर। तो चेंजेस या बदलाव हो सकता है, बट उनके जो फंडामेंटल क्वेश्चन है ना वो नहीं बदलेंगे, है ना। अगर मान लो किसी सीपीयू की, आप पर्टिकुलर सीपीयू की बात कर रहे हैं, उसमें मान लो 8 रजिस्टर हैं, 7 तो होते हैं, एक जीपीआर भी लगा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे सीपीयू में 8 रजिस्टर होते हैं, सीपीयू में 7 ही होते हैं। उसी तरीके से है ना, क्या किया गया है, सीपीयू के अंदर ही L1 कैशे मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट रख दिया है। तो अगर ये पूछा जाए कि सीपीयू के कितने पार्ट हैं, तो आंसर 3 ही होगा। पर जो L1 कैशे मेमोरी है वो भी सीपीयू के अंदर ही है। अब हो सकता है कि आने वाला जो समय हो, आने वाला जो फ्यूचर हो, उसमें L2 और L3 कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी मदरबोर्ड से हटाकर कैश सीपीयू के अंदर ही कर दिया जाए। तब फिर बाद में L2 और L3 हार्डवेयर के रूप में भी नहीं होंगे। तो चीज़ें तो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर L1 कैशे मेमोरी सीपीयू के अंदर है, तो आप अगर छुएंगे तो किसको छू रहे होंगे, सीपीयू को। अगर आप देख रहे होंगे तो किसको देख रहे होंगे, सीपीयू को। तो क्या आप कभी L1 कैशे मेमोरी को छू व देख पाएंगे, ना बाबा ना। इसीलिए मैंने लिखवाया था कि L1 कैशे मेमोरी को ना तो कभी छू सकते और ना ही देख सकते। बाकी L2 और L3 कैशे मेमोरी जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती हैं, उनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। फिर आगे लगा होता है मॉनिटर स्क्रीन, और मॉनिटर पर आपको आउटपुट दिखता ही है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं, नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक और मेमोरी का जिक्र करते हैं जिसे बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी। ये क्या होती है, इसे देखो, हेडिंग डालिए वर्चुअल मेमोरी, और इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा आभासी मेमोरी। जिसका केवल आभास होता है, जो रियल में ना हो, वही वर्चुअल मेमोरी कहलाएगी। ठीक है, समझते हैं इसको भी डायग्राम के थ्रू पहले।
हमारे कंप्यूटर में सारा डेटा कहाँ पर स्टोर है? आप बोलेंगे सर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, इसकी जगह एसएसडी भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लगा दिया आगे? डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बाद हम क्या लगा देते हैं? कैशे मेमोरी। अब आप बोलेंगे सर L3 L2 है, ये नहीं लिखोगे? नहीं, उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल उसका कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रहना चाहिए, हर बार केवल कैशे ही लिखते हैं। और फिर यहाँ आगे लगा देते हैं सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इनपुट के रूप में डेटा एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेसिंग होगी, एक आउटपुट जनरेट होगा और मॉनिटर स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो रैम लगी हुई है, क्या इसकी अपनी कोई मेमोरी कैपेसिटी होती है? हाँ होती है। ये तो हमें पता ही है कि रैम हमारे कंप्यूटर में कितनी मेमोरी कैपेसिटी की लगी हुई है। जैसे मेरे कंप्यूटर में रैम 8 GB की लगी हुई है। खैर, अभी मैंने उसमें 8 GB और बढ़वा ली है, टोटल 16 GB रैम करवा ली है मैंने अपने लैपटॉप में। वो आप भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हमारे कंप्यूटर की जो रैम है वो 1 GB यानी 1 GB की रैम है, ठीक। यानी 1 GB यानी 1 GB का ही डाटा स्टोर कर सकती है, जो हार्ड डिस्क से आएगा मैक्सिमम। कम से कम तो कर ही सकती होगी, बट अधिकतम या मैक्सिमम 1 GB का ही डाटा स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हो सकता है कि रैम हमारी कभी फुल हो जाए? हाँ हो सकता है। आप इतना डाटा हार्ड डिस्क से रैम में भेज रहे हो कि कभी ना कभी है ना, आप रैम को फुल कर ही सकते हो, रैम भर जाएगी। और अगर मान लो जिस समय रैम भर गई, रैम पूरी हो गई, 1 GB डाटा स्टोर पूरा है रैम के अंदर, तो क्या उस समय आगे कोई और डाटा हार्ड डिस्क से रैम में आ सकता है? तो आंसर है नहीं। ये उसी तरीके से है ना कि एक बाल्टी है आपके पास, उसमें आपने पूरा एक बाल्टी पानी भर रखा है और फिर कोई ऊपर से कह रहा है कि एक मग पानी और डाल दो इसमें। अरे कैसे डाल देंगे? फिर पानी ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा, बह जाएगा बाहर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ अभी पहले इसे समझ लो बेटा, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा, आपके एक डाउट बताऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रैम अगर कभी फुल हो गई है या भर गई है, तो उस केस में अब कोई अगला डेटा हमें चाहिए रैम के अंदर, तो कैसे रखें उसको? तो देखो, अगर हमारे पास कोई बाल्टी थी, ठीक, और हमने उसमें पूरा पानी भर रखा है, ऊपर तक टॉप तक पूरा पानी भर दिया, फिर भी कोई कह रहा है कि इसमें एक मग का पानी और डाल दो, तो डाल ही नहीं सकते, जगह ही नहीं है। तब फिर हमने एक बात सोची दिमाग में कि कोई मजबूरन कह रहा है कि ये जो एक मग्गा पानी है डालना ही है तुम्हें। तो हमने क्या किया, हम एक और दूसरी बाल्टी लेके आएंगे। तो जो बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है ना, तो उसमें से एक मग पानी को निकालेंगे और किसी खाली बाल्टी में डाल देंगे। अब ये जो है बाल्टी, जो मुख्य बाल्टी या पहली वाली बाल्टी थी, उसमें एक मग पानी की जगह अब खाली हो जाएगी। हाँ, तो जो नया जो पानी आना है इसमें, वो इसमें डाल देंगे। अब आप बोलेंगे सीधे खाली बाल्टी में क्यों नहीं डाला? तो नहीं डाल सकते, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हम सीधे है ना वो डायरेक्टली डाटा वहां, मतलब डायरेक्टली पानी है ना दूसरी बाल्टी में नहीं डाल सकते, हमें डालना पहली वाली में पड़ेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि पहली वाली बाल्टी को पहले खाली कराया जाए, जगह बनाई जाए, तब वो नया पानी उसमें डाल सकते हैं। अब समझ में आ गई बात या नहीं? तो एक्चुअली होता क्या है, देखो, जस्ट सपोज दैट कि ये रैम है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और ये इसके अंदर कुछ डब्बे डब्बे हैं, इन्हें मेमोरी ब्लॉक कहा जाता है। और इन्हीं मेमोरी ब्लॉक में ना डेटा होता है यहाँ पर डला हुआ। अभी रैम पूरी भरी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से है ना किसी डाटा को हटा दें, खाली करा दें इसको, तो फिर कहाँ भेजेंगे? तब हम इस डाटा को यहाँ से खाली कराकर भेजेंगे हार्ड डिस्क के अंदर। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर ही एक रिजर्व या आरक्षित जगह रखी होती है, जिसे वर्चुअल मेमोरी के नाम से बोला जाता है। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ पर होती है? हार्ड डिस्क के अंदर रखी हुई एक रिजर्व मेमोरी, एक आरक्षित जगह होती है। समझ में आ गई बात? तो जब भी कभी आप हार्ड डिस्क को, जब भी कभी आप छुएंगे तो हार्ड डिस्क को छुएंगे, जब भी कभी आप देखेंगे तो हार्ड डिस्क को देखेंगे। इसलिए मैंने आपको लिखवाया था कि वर्चुअल मेमोरी नाम का कोई हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं होता है। बताओ जी, समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये हार्ड डिस्क के अंदर ही रखा होता है एक रिजर्व यानी आरक्षित स्पेस, और ये है ना तभी यूज में लाया जाएगा ये जगह या स्पेस जब रैम फुल हो जाए। उससे पहले तो वो यूज ही नहीं होगा, खाली पड़ा रहता है। अब जो नया डाटा वो कैसे आएगा? जैसे नया डाटा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से अब रैम में भेजना था, तो रैम खाली करा ली, हाँ, तो जो नया डाटा है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब रैम में आ जाएगा तो फिर हम आगे सीपीयू में भेज देंगे उसको, या सीपीयू रैम से उठा लेगा उसको। क्योंकि रैम डायरेक्टली जो डेटा उठा रहा होता है वो सीपीयू डायरेक्टली जो डाटा उठा रहा होता है वो रैम से उठा रहा होता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये है कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी का। अब छोटे मोटे से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बता दूं। देखो, इसको ऐसे समझ लीजिए कि वर्चुअल मेमोरी बेसिकली है कहां पर, तो आंसर है इसका, इट इज अ रिजर्व स्पेस। ऐसे लिख लो, रिजर्व स्पेस ऑन हार्ड डिस्क। यही एक मेन पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं, यानी हिंदी में लिख लो, हार्ड डिस्क में आरक्षित जगह, किसी हार्ड डिस्क के अंदर आरक्षित जगह को क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी के नाम से बोला जाता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी को है ना एक्सटेंडेड रैम भी कहा जाता है। एक्सटेंडेड रैम यानी कि रैम की क्षमता को बढ़ाने वाला। भाई ऑब्वियस है, रैम अगर 1 GB की है आपकी और 1 GB पूरा स्पेस भर चुका है,
तो अगर किसी दूसरी मेमोरी को एज ए रैम इस्तेमाल कर रहे हैं हम, है ना, रैम की जैसे ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, तो हम उसको एक्सटेंडेड रैम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम भी कहा जाता है। ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है कि सर ये वर्चुअल मेमोरी का भी तो अपना कोई स्पेस होता होगा। हाँ, तो देखो बेटा, बाय डिफॉल्ट यानी कि स्वतः ही अपने आप वर्चुअल मेमोरी का जो साइज होगा या कैपेसिटी होगी, ऐसे लिख लो, वर्चुअल मेमोरी की भंडारण क्षमता यानी कैपेसिटी, वो रैम के बराबर ही होती है। जितनी रैम लगी होगी उतनी ही कैपेसिटी वर्चुअल मेमोरी की अपने आप हो जाएगी। जैसे किसी कंप्यूटर में रैम लगी हुई है 1 GB की, तो वर्चुअल मेमोरी नाम का जो मेमोरी स्पेस है वो भी 1 GB का ही होगा। बट यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो क्या है कि अगर हम चाहें तो मैनुअली वर्चुअल मेमोरी वाले स्पेस को है ना 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाकर हमें चेंज करना पड़ता है, मेमोरी मैनेजमेंट में हमें वहां पर जाकर वर्चुअल मेमोरी को 3 गुना बढ़ाने का भी ऑप्शन होता है। जैसे रैम 1 GB है तो मैक्सिमम वर्चुअल मेमोरी को 3 GB तक किया रखा जा सकता है। बट बाय डिफॉल्ट केस में दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है। एक बात और यहाँ पर लिखेंगे, वर्चुअल मेमोरी के केस में यानी एक शब्द आता है स्वैपिंग ऑफ मेमोरी, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। स्वैपिंग ऑफ मेमोरी का मतलब होता है मेमोरी की अदला बदली। यहाँ लिख लो, मेमोरी की अदला बदली। क्या मतलब है इस बात का, समझाता हूं। स्वैपिंग ऑफ मेमोरी लिख लो, या फिर एक शब्द और भी यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज पेज रिप्लेसमेंट। ये भी लिख लो, ये टेक्निकल शब्द है, पेज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। यहां पर पेज जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो डाटा के लिए करते हैं, पेज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। मैं समझाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, जब रैम में जगह खाली करनी है तो उस डाटा को वर्चुअल मेमोरी में भेज देते हैं और फिर नया डाटा रैम में आ जाता है। और फिर मान लो रैम और भी खाली हो जाए किसी वजह से, तो वर्चुअल मेमोरी वाले डाटा को वापस बुला लेते हैं रैम के अंदर। यानी ये ऐसे चल रहा होता है, यूं। यानी ये दोनों मेमोरी अपने डाटा को आपस में स्वैप करती रहती हैं। रैम खाली हो जाएगी तो फिर वो डाटा वर्चुअल मेमोरी में क्यों रखो, वापस बुला लो। और रैम भर गई तो कुछ देरी के लिए डाटा को फिर वर्चुअल मेमोरी में भेज देते हैं। समझ में आई बात या नहीं? तो ये है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। अगर आपके एग्जाम में कभी वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछते। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, आजकल फ़ोन के अंदर भी ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। आप जब भी कोई फ़ोन खरीदते हैं ना, तो उसमें ऐसा देखने को मिल सकता है आपको कि रैम के नाम पर है ना, आपको ऐसा बोला जाएगा कि भैया इसमें रैम 8 GB की प्लस 4 GB एक्सपेंडेबल है, ऐसे बोल देंगे। रैम के नाम पर बोलेंगे 8 GB रैम प्लस 4 GB एक्सपेंडेबल। ये क्या मतलब है? मैथ नहीं आती क्या उन लोगों को? 8 और 4 मिला के 12 होता है, तो 12 GB क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, वो इसलिए बोल रहे हैं वो कि 8 GB तो आपकी रैम लगी हुई है फोन के अंदर, और 4 GB जो है ना वो वर्चुअल मेमोरी है। यानी कि जिस कंडीशन में आप 8 GB की रैम पूरी भर दोगे, तो उस समय पर आपकी फोन की इंटरनल मेमोरी, क्योंकि आपके फोन के अंदर हार्ड डिस्क तो होती नहीं है, तो आपके फोन में होती है इंटरनल मेमोरी, तो उसी इंटरनल मेमोरी में से 4 GB का स्पेस और ले लेंगे रैम की तरह। इसलिए वो कह रहे होते हैं 8 + 4 GB रैम लगी हुई है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? तो इसे नोट कर लो, कोई डाउट है पूछ लो। और अब मैं आपको आपके डाउट्स बताता हूँ। एक बच्चे ने पूछा है सर रैम में, नहीं, रैम से लैपटॉप की स्पीड बढ़ सकती है? देखो ये क्वेश्चन है ना, देखो ऐसे मैं बताऊं इसका आंसर, कि जब भी कभी पूछा जाए ना कि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या स्पीड किससे बढ़ती है, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कह दो या स्पीड कह दो, किसकी वजह से बढ़ती है, तो इसका सही आंसर है सीपीयू की वजह से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दिमाग कहा जाता है, और दिमाग जितना तेज होगा उतनी जल्दी ही चीजें तेज काम करेंगी। तो स्पीड जो शब्द है ना वो सीपीयू से रिलेटेड होता है। अब बात यह है कि और भी चीज है ना इसके साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि लोगों को आपने सुना होगा कि एसएसडी लगाने से कंप्यूटर की स्पीड में फर्क पड़ता है। तो हाँ पड़ता है, क्योंकि एसएसडी की जगह, मतलब एसएसडी हम किसकी जगह लगा रहे हैं? हार्ड डिस्क की जगह। अब हार्ड डिस्क का डाटा मैग्नेटिज्म पर आधारित है, तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिकल में बताया था आपको, बदलने में टाइम लगता है, तो वहां अंतर आ जाता है, बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। ऐसी रैम का केस में होता है, रैम बेसिकली सीपीयू के लिए डाटा को स्टोर करने की एक जगह है बस। समझ रहे हैं? रैम क्या होती है? सीपीयू के लिए डाटा को स्टोर करने की एक जगह होती है बस। अब वो जगह जितनी ज्यादा होगी वहां पर डाटा ज्यादा स्टोर हो सकता है बस। काम तो करने वाला सीपीयू होगा ना, बताओ, काम करने वाला तो सीपीयू ही होगा ना। किसी फैक्ट्री में ना एक मशीन लगी हुई है, किसी फैक्ट्री में एक मशीन लगी हुई थी। अब उस मशीन की है ना कार्य करने की क्षमता एक लिमिट में ही होगी कि वो इतना काम कर पाती है। ठीक है। अब उस मशीन में जो भी सामान आप डालते हो जिससे कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, वो सामान रखने की जगह पहले कम थी। तो आप क्या करेंगे? आप है ना सामान वहां जो रख रहे हैं ना उसको मशीन में देंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मान लो आप ये कह रहे हो कि यार मेरे पास सामान ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा सामान रखने के लिए आपको ज्यादा जगह नहीं लेनी पड़ेगी? हाँ, ज्यादा जगह लेनी पड़ेगी। तो वो भी एक लिमिट में ले पाएंगे, मतलब एक लिमिट है आपके पास कि इतना बड़ा एरिया आप
रख सकते हो किसी सामान के लिए। मशीन अभी भी उतनी बड़ी है, वही है सेम मशीन, बस सामान ज़्यादा रख लिया आपने, ठीक है ना, और मशीन उसको प्रोडक्ट बनाकर दे देगी। यानी यूं कह सकते हैं ना कि ये जो मशीन जो मैं बोल रहा हूँ ये है सीपीयू, और जो जगह बता रहा हूँ जहाँ सामान रखा हुआ वो है रैम। तो रैम की मान लो पहले कम जगह थी, अब थोड़ी और लिमिट है आपके पास कि और थोड़ा ज़्यादा सामान रख सकते हो, वहाँ पर ज़्यादा डाटा रख सकते हो। और सीपीयू एक लिमिट में काम करता रहेगा। रैम में ज़्यादा डाटा है, चलो कोई बात नहीं, वो सीपीयू के पास आप देते रहो, आउटपुट बना के देता रहेगा सीपीयू। बट ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्जी से ना रैम कितनी भी लगा लें, मतलब बहुत बहुत बड़ा एरिया रख लिया आपने किसी सामान के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए, जो कि उस मशीन को दिया जाना है, और मशीन अभी भी वही है, छोटी सी। तो ये है ना, वर्कलोड बढ़ जाएगा इस मशीन के ऊपर। यानी कि ऐसा समझ लो कि रैम बहुत ज़्यादा पावर की लगा दी आपने, ज़्यादा स्टोर करने की, और सीपीयू कम पावर का है, तो ये वर्कलोड बढ़ जाएगा और इस केस में काम नहीं हो पाएगा। तो आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर वाला सीपीयू लगाना पड़ेगा। यानी इस बात को आप ऐसे समझ लो कि ये अगर सीपीयू है तो ये अगर रैम है, तो ये दोनों मिल के चलते हैं आपस में। आप अपनी मर्जी से कोई हाई पावर का सीपीयू और रैम बहुत कम नहीं लगा सकते। आप अपनी मर्जी से बहुत कम पावर का सीपीयू और बहुत हाई पावर की रैम, हाई ज़्यादा मेमोरी वाली रैम नहीं लगा सकते। बताओ ये बात समझ में आ गई या नहीं? बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट? तो है ना, देखो, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगवा लें तो भी उससे ना स्पीड में फर्क पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है। रैम थोड़ी ज़्यादा बढ़वा लें तो उससे भी परफॉर्मेंस में, स्पीड में फर्क पड़ेगा। बट अगर ये कहा जाए क्वेश्चन में कि ओवरऑल कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है आपको या परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो वो किससे बढ़ती है? तो वो आंसर सीपीयू होगा केवल, और कोई नहीं। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? एक बच्चे ने पूछा रोम का लैपटॉप में क्या काम होता है। लैपटॉप क्यों लिख रहे हो, कंप्यूटर लिखो ना। क्योंकि चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो वो भी कंप्यूटर होता है, लैपटॉप हो वो भी कंप्यूटर होता है, नोटबुक हो वो भी कंप्यूटर होता है, और टैबलेट हो तो वो भी कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में रोम का कॉन्सेप्ट तो हर जगह ही होगा, चाहे भले ही कंप्यूटर किसी नाम से बोला जा रहा हो। और फिर आप पूछ रहे हैं रोम का लैपटॉप में क्या काम होता है। बेटा मैंने रोम है ना आपको पढ़ा दिया है, मैंने इस कंप्यूटर मेमोरी वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है रोम के बारे में, और रोम के बारे में मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पढ़ाया है। देखा करो क्लास बेटा, क्लास नहीं देखोगे तो कैसे काम बनेगा रे बाबा। ऐसा ना करो कि नई क्लासेस देखते जा रहे हो, पुरानी क्लासेस भूलते जा रहे हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मत बनाओ अपना। समझ में आ गया नहीं? देखो ऑलरेडी रोम के बारे में कई बार बता चुका हूं, तो ये फिर दोबारा बताने की क्या जरूरत है, ठीक है। एक बार और समझाऊंगा, रोम का जिक्र एक बार और होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में, वहां पर भी होगा। तो ये चीजें ध्यान रखो जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बताओ जी, समझ में आ गई बात? अब लास्ट मैंने एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसको भी देख लो। ये है रजिस्टर्स। क्या रजिस्टर्स भी है ना कोई मेमोरी होते हैं? तो आंसर है जी हाँ, ये भी मेमोरी कंसीडर किए जाते हैं। हिंदी में भी उसको रजिस्टर ही कहा जाता है, ठीक है जी। हिंदी में भी इसको रजिस्टर ही कहा जाएगा। अब क्या कॉन्सेप्ट है इसका समझाता हूँ। देखो हमारा सारा डेटा कहाँ पर स्टोर है? हार्ड डिस्क में। और अब हमें यह भी पता चल गया कि हार्ड डिस्क के अंदर एक रिजर्व या आरक्षित जगह होती है जिसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, है ना। फिर हार्ड डिस्क से डाटा अगर आगे बढ़ता है तो पहुंचता है रैम में, और हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में डी रैम लगी होती है, ये भी मैंने बता दिया। फिर रैम के कंपेंसेशन के लिए हमने एक कैशे मेमोरी को सीपीयू और रैम के बीच में जोड़ रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कैशे मेमोरी के बाद हम क्या बनाते हैं? हमेशा हम बनाते हैं यहाँ पर सीपीयू। तो सुनिए जरा, अभी मैंने आपको बताया कि सीपीयू के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, और नीचे की तरफ यहाँ पर L1 कैशे भी बना सकते हो, ठीक है। देखो ये हो गया ALU वाला पार्ट, ये हो गया CU वाला पार्ट, और ये हो गया लास्ट वाला दैट इज MU। MU का मतलब क्या हो गया? दैट इज मेमोरी यूनिट। तो मैं इसे ऐसे बना देता हूँ। देखो ये जो MU है इसका मतलब होता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट का मतलब होता है यहाँ पर सेट ऑफ रजिस्टर्स, सेट ऑफ रजिस्टर्स। हिंदी में कहा जाएगा रजिस्टरों का समूह, रजिस्टरों का समूह इसे कहा जाता है। क्लियर है जी? तो यहाँ पर टोटल मिला के ना सीपीयू के अंदर कितने रजिस्टर्स होते हैं? तो आंसर है 7, यानी कि 7। कौन कौन से? एक रजिस्टर को बोलते हैं एमडीआर, या इसी को बोला जाता है एमबीआर। पहले रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद समझाऊंगा आगे क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी को आईबीआर कहा जाता है। फिर इसके बाद एक रजिस्टर होता है जैसे एमएआर, या फिर केवल एआर कहा जाता है। फिर एक रजिस्टर है पीसी, एक रजिस्टर होता है आईडी, एक रजिस्टर होता है दैट इज आईआर, या इसको सीआईआर भी कहते हैं। एक रजिस्टर जिसको आईओआर कहा जाता है, और एक रजिस्टर जिसको एक्यूमुलेटर कहा जाता है। तो टोटल मिला के सीपीयू के तीसरे भाग में कितने रजिस्टर्स होते हैं? 7। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन सभी रजिस्टर्स का अपना अपना काम होता है, जो कि हमने पढ़ रखा है, चर्चा कर रखी है। किस चैप्टर में? कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में, संरचना वाले चैप्टर में, है ना। तो बस ये समझ लो कि अगर सीपीयू के अंदर सबसे पहले डाटा आ रहा है तो कहाँ स्टोर होता है? इन्हीं रजिस्टर्स के अंदर। तो ये भी तो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। हाँ, तो जो डाटा को स्टोर करेगा वो मेमोरी कहलाएगा।
बताओ, है या नहीं? तो इनकी भी अलग अलग जो कंडीशन थी वो मैंने बता दी, कौन कैसा डाटा स्टोर कर रहा है वो आपको पढ़ा चुका हूँ। बाकी बस इतना समझ लो कि सीपीयू के अंदर कोई होता है तो सबसे पहले एमडीआर या एमबीआर या आईवीआर नाम के रजिस्टर में स्टोर होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी डाटा रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर इसे कहा जाता है। तो बस ये लिख लो, रजिस्टर्स आर द मेमोरी फॉर सीपीयू। लिख लो, रजिस्टर्स सीपीयू की मेमोरी कंसीडर किए जाते हैं, मेमोरी कंसीडर किए जाते हैं। बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए बस। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी मेमोरीज खत्म। यहाँ पर मैंने आपको रैम के बारे में, मैंने आपको रोम के बारे में, मैंने आपको कैशे मेमोरी के बारे में, मैंने आपको वर्चुअल मेमोरी और रजिस्टर्स के बारे में भी समझा दिया। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब मैं आपको है ना, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। अगर आप सही आंसर बताते हैं तो अच्छी बात है, और अगर गलत होता है आंसर तो फिर है ना मैं आपको एक चार्ट बनाकर दिखाऊंगा, उससे फिर आप कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं कर पाएंगे। नोट कर लिया? देखो बेटा, समझो इस बात को। अगर है ना क्वेश्चन में कभी ये पूछा जाए कि कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, केवल इतना ही लिखा जाए, चलो फास्टेस्ट मेमोरी यानी कि सबसे तेज मेमोरी पूछ रहा है आपसे, सबसे तेज मेमोरी। तो आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन लिख कर देने की या पूछने की जरूरत क्या है, ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, कैशे मेमोरी होती है। चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो क्या है, यहाँ लिख लो कैशे मेमोरी, और क्या ऑप्शन डाला है, रैम लिख लो, रैम भी मेमोरी है, रोम लिख लो, रोम भी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क लिख लो, हार्ड डिस्क भी तो एक मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका सही आंसर है कैशे मेमोरी, नो डाउट कैशे मेमोरी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पूछा जा रहा है कि मतलब फास्टेस्ट मेमोरी बताना है आपको, ठीक है। हिंदी में भी यही कहा जाएगा, सबसे तेज मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, यहां पर लिखा हुआ है फिर से कैशे मेमोरी, ठीक है। कुछ ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ रजिस्टर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रैम, और यहाँ लिख लो रोम, बस इतना ही लिख लो। अब बताओ जरा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप बोलेंगे सर फिर से वही क्वेश्चन है, वही आंसर ही होना चाहिए कि कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, कैशे मेमोरी। नहीं बेटा, अब आंसर होगा रजिस्टर। बताओ क्यों? मुझे ये बताइए कि रजिस्टर भी मेमोरी होता है? हाँ, रजिस्टर भी किसी ना किसी प्रकार का डाटा स्टोर कर ही रहे हैं, तो ये भी मेमोरी कंसीडर किए जाएंगे, है नहीं? और जो डाटा को स्टोर करता है, जो मेमोरी कहलाता है, वो सीपीयू को डाटा जरूर भेजता है नहीं? चाहे तो सीपीयू के बाहर से, चाहे सीपीयू के अंदर रहते हुए। तो सीपीयू के बाहर कौन कौन सी मेमोरी है, जैसे कैशे हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब बाहर की मेमोरी है। और सीपीयू के अंदर की कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर। तो अगर मैं किसी मेमोरी का फास्ट होना कह रहा हूं, तो ये किस बात पर निर्भर करता है, उस मेमोरी के एसएस टाइम पर। यानी जिस मेमोरी का एसएस टाइम सबसे कम होगा वही मेमोरी तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कहलाएगी। तो इस बात को आप ऐसे समझ लो कि जो रजिस्टर सीपीयू के अंदर लगे हुए हैं किसी ना किसी डाटा तरीके के डाटा को स्टोर करने के लिए, वो अंदर ही अंदर सीपीयू को डाटा दे रहे हैं सबसे कम समय लेकर। सीपीयू के बाहर वाली जो मेमोरी है उनका डाटा अगर सीपीयू तक पहुंचेगा तो वो ज्यादा समय लग रहा है इन कंपैरेटिवली जो सीपीयू के अंदर मेमोरी लगी हुई है। समझे नहीं? तो रजिस्टर्स कहाँ लगे हुए हैं, सीपीयू के अंदर, तो अंदर ही अंदर वो डाटा दे रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो इसलिए रजिस्टर्स का जो एसएस टाइम है वो सबसे कम होता है। रजिस्टर्स के बाद जो नाम आता है फिर आता है कैशे मेमोरी का, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू के अंदर तक होता है और फिर बाहर की जितनी भी मेमोरी है उन सब में सबसे फास्ट होती है कैशे मेमोरी। बताओ जी, बात समझ में आ गई नहीं? तो अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है और रजिस्टर का कोई जिक्र ना हो, तो हमेशा ये क्वेश्चन कैशे मेमोरी के लिए पूछा जाता है। और अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी बताओ और रजिस्टर कैशे दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो रजिस्टर आंसर है। कैशे ऑप्शन में दे ही ना रखा हो, रजिस्टर दे रखा हो, तो अभी रजिस्टर आंसर है। तो एक चार्ट मैं बना के दिखाता हूं आपके सामने, इससे आप तय कर सकते हो कि कौन सी मेमोरी फास्ट है, कौन सी स्लो है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि यही रजिस्टर और कैशे के बीच में ही कहानी घूमती रहती है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बनाने को मैं एक क्वेश्चन और भी बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं फिर से एक क्वेश्चन बना दूं और आपसे पूछूं कि बताओ फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, यानी कि सबसे तेज मेमोरी बतानी है आपको, और ऑप्शन कुछ मैं ये दूं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है एस रैम, यहाँ लिखा हुआ है डी रैम, यहाँ लिखा हुआ है हार्ड डिस्क, और यहाँ लिखा हुआ है सीडी। अब बताना इनमें से कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है। आप बोलेंगे सर आपने तो बिल्कुल ही घुमा दिया।
अब तो यहाँ पर रजिस्टर और कैशे तो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, अब तो ऑप्शन ही अलग हो गए। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है? तो बेटा इसमें सही आंसर है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब क्वेश्चन अभी भी वही है, ऑप्शन अलग अलग हो गए। तो देखो इसको सस्पेंस को खत्म करते हैं। बेटा यहाँ लिखो सबसे पहले ऊपर रजिस्टर्स, जो सबसे ऊपर लिखा है वही सबसे फास्ट होगा, सबसे तेज होता है, ठीक है। फिर नीचे लिखो सेकंड नंबर पर कैशे मेमोरी, फिर लिखो थर्ड नंबर पर रैम, फिर लिखो इसके बाद रोम, और इसी के बाद लिख लो डबल ईपी रोम। फिर इसके बाद लिख लो दैट इज मैग्नेटिक डिस्क। फिर इसके बाद लिख दो ऑप्टिकल डिस्क, और फिर इसके बाद लिख दो मैग्नेटिक टेप। जो सबसे नीचे है वो सबसे स्लोएस्ट है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। सबसे ऊपर की तरफ यहां लिख लो फास्टेस्ट, सबसे तेज, ठीक है। अब इनको और थोड़ा सा एलैबोरेट करना है आपको, इनके अंदर की बात बतानी है, तो फिर ऐसे कर लो। रजिस्टर को तो रजिस्टर ही लिख दो, ठीक है। कैशे मेमोरी में ना आप ऐसे लिख लो, यहां लिख दो L1 कैशे, यहां लिख दो आप L2 कैशे, यहां लिख दो आप L3 कैशे, ठीक है। रैम के केस में ना आप फिर से यहां पर दो नाम लिख लो, एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो नाम लिखा हुआ है यानी रोम और डबल ई रोम, यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे कि एक लिख लो यूएसबी एफडी, मेमोरी कार्ड और एसएसडी। ये तीनों एक ही एग्जांपल में एक ही जगह पे लिख लो। पता है क्यों? क्योंकि यूएसबी एफडी यानी कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन तीनों में फ्लैश डबल ई रोम ही तो लगी होती है, लास्ट क्लास में बताया था। तो फ्लैश डबल ई रोम कह दो या डबल ई रोम कह दो, एक ही बात है, दोनों में थोड़ा सा ही तो अंतर है। तो ये है ना, इसके एग्जाम्पल ये है, तो ये एक ही लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल लिखना है तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल लिखना है तो ये हो जाएगा सीडी, डीवीडी और बीआरडी, इन तीनों की स्पीड सेम होगी, और लास्ट में आ जाएगा मैग्नेटिक टेप। तो यहाँ देखना बेटा, जो चार ऑप्शन हमें दे रखे थे एस रैम, डी रैम, हार्ड डिस्क, सीडी, इनमें देखना सीडी सबसे ये लिख रहा है ये वाला, तो ये सबसे स्लो है इनमें। फिर सीडी से ऊपर जाएंगे तो हार्ड डिस्क लिख रहा है यानी मैग्नेटिक डिस्क, ये रहा। फिर इनसे ऊपर जाएंगे तो फिर डी रैम, ये रहा। और फिर और ऊपर जाएंगे तो एस रैम, ये रहा। तो इन चारों में स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फास्टेस्ट होगी। आप चाहें रजिस्टर L1, L2, L3, एस रैम, डी रैम, ये हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और मैग्नेटिक टेप, कोई भी ऑप्शन बना दो, बस इसी क्रम में आप बता देना, जो ऊपर है वो फास्टेस्ट है, जो नीचे है वो स्लोएस्ट है। बताओ बात समझ में आ गई नहीं? तो इस तरीके से ना आप फास्टेस्ट मेमोरी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो जैसा कि है ना, आज कंप्यूटर मेमोरी वाला चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया। पांचों मेमोरी के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में ना हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कितनी कैटेगरी, कितने नाम होते हैं, और किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। आज की क्लास, आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट, वरना फिर क्लास को खत्म करेंगे। बताइए जी, कोई डाउट है तो पूछो। एक बच्चे ने लिखा है सर, आप कोर्स में पीडीएफ नहीं डलवा सकते हो, टेलीग्राम में जाना ना पड़े, तो क्या दिक्कत आ रही है? टेलीग्राम कोई हुआ थोड़ी है भाई, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, कोई फायदा नहीं है आपकी सफलता में, आपके सिलेक्शन में इंस्टाग्राम का कोई योगदान नहीं है। आपको है ना, फेसबुक अगर आप चलाते हैं अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में, तो फेसबुक का कोई योगदान नहीं है। बट एक एप्लीकेशन है ना, अगर आपको दी जा रही है टेलीग्राम नाम की, तो उसमें आपको दिक्कत आ रही है। आप पाँचवीं छठी क्लास के बच्चे हो क्या यार, ये बताओ। वो तो वो जिद करते हैं, नहीं सर हमें तो एक ही जगह दे दो, एक ही पैकेट में रख के दे दो, अगर इधर उधर रखी हुई चीज़ मिल रही है तो हम नहीं उसे यूज़ कर पाएंगे। आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट होने का मतलब समझते हो?
आपकी पढ़ाई में सबसे अव्वल दर्जे की पढ़ाई आपने कर रखी है, इससे ज्यादा आईक्यू लेवल है ना हो नहीं सकता किसी बच्चे में। ग्रेजुएट होने का ही मतलब होता है कि आप पढ़ाई में सबसे अव्वल दर्जे पे आ गए हो। इस ग्रेजुएट पढ़ाई करने के बाद है ना, आप आईएएस का पेपर दे सकते हो। तो इतना तगड़ा आईक्यू लेवल होना चाहिए कि हमें हिंट मिले बस यहाँ से ये चीज पकड़नी है, लो हम पकड़ के अपना एग्जाम क्लियर करके दिखाएंगे। तो ऐसी छोटी बच्चों वाली बात मत करो, ठीक है। मेरी सारी पीडीएफ है ना, जितने भी लेटेस्ट मैं बनाता हूँ वो सब टेलीग्राम पर है ना मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आपका अभी बैच जो चल रहा है, मान लो अभी 3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद ये नहीं आपको दिखेगा, बंद हो जाएगा फिर, या मान लो 4 महीने बाद बंद हो जाएगा, और आपका पेपर मान लो अभी 8-10 महीने बाद भी कोई हो पेपर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी अगर आपको कोई लेटेस्ट पीडीएफ चाहिए हो या आपको एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहां से मिलती रहेगी, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। बताओ, वो छोटे बच्चों वाली बात मत करो कि यहाँ दे दो वहां दे दो। आप क्लास आराम से सुना करो। क्लास देखो, क्लास नहीं सुनोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप क्लास नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई फायदा नहीं, फिर तो आप कोई किताब ले लो, वो किताब बेटर है। क्लास को सुनिए, और हर क्लास में मैं प्रॉपर गाइड आपको करता रहता हूँ कि क्या आपको करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, जिससे एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। अब जो बच्चा नहीं करेगा तो फिर अपने किए पे जाएगा, और क्या करें बताओ। जबकि प्रॉपर तरीके से सारी सीक्वेंस में पीडीएफ है वहाँ पर, हर चैप्टर के नाम लिखे हुए मैंने, हिंदी में इंग्लिश में, एमसीक्यूज की पीडीएफ भी दे रखी है, सब दे रखा है। अब बच्चे है ना इतना भी नहीं देख सकते तो फिर क्या करोगे आप। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के सेशन को और आज की क्लास को है ना हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और आगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।